जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी। आपके पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। ठीक है, न्यू फ्री बैच 2025 एग्जाम 2026 एग्जाम के लिए। ठीक है, ये जो क्लास है 2025 एग्जाम में भी आप इसे अटेंड कर सकते हैं, 2026 2027 में भी। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है FHND 102 या HND 102F। ठीक है, पेपर कोड से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, क्लास 2 है। इसके पहले एक क्लास मैंने ऑलरेडी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मैंने आपके लिखित क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया। ठीक है, चले सिलेबस भी डिस्कस किया है, तो सिलेबस भी आप लोग जा करके देख सकते हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा में मान्य है? मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में मान्य है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। ठीक है, चले और ये सारे चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सारी जो PDF होती है क्लास जो क्लासेस कराई जाती हैं, जो नोट्स होते हैं, वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिए जाते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके ये सारे नोट्स आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, चले तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। और ये इन्फॉर्मेटिव क्लास है तो व्हाट्सएप पर इसे जरूर शेयर करें। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा से संबंध जायसी रचित प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? आखिरी कलाम, अखाबर या फिर पद्मावत? सूफी काव्य परंपरा से संबंध मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो ये आपका पद्मावत है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, देखें पद्मावत जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना है जो अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। पद्मावत एक प्रेमाख्यान है यानी एक प्रेम ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें देखें पद्मावत जायसी कृत किस प्रकार का काव्य है? यानी जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है? तो पद्मावत एक महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पद्मावत के कथानायक का नाम क्या है? कथानायक का नाम पूछा है तो राजा रतन सेन इनका नाम था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए रतन सिंह कहाँ के राजा थे? तो राजा रतन सिंह आपके चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ? चित्तौड़ के। ठीक है, पाँचवें का सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, देखिए रतन सिंह का शासनकाल भी पूछा जाता है तो 1302 से 1303 ईस्वी तक के आसपास रहा। वे गुहिल वंश की रावल शाखा से थे जिन्होंने चित्रकूट किले यानी आधुनिक चित्तौड़गढ़ से शासन किया था। ठीक है, चले वे इस शाखा के अंतिम शासक थे जिन्हें 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में रतन सेन का एक काल्पनिक संस्करण दिखाई देता है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सुंदर पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। ठीक है, रतन सेन की पत्नी का नाम पद्मिनी था जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद पद्मिनी और अन्य महिलाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की कथानायिका का नाम क्या है? कथानायिका का नाम क्या है पद्मावत की? तो रानी पद्मावती इनका नाम था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो रानी पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें तोता का क्या नाम है? हीरा, हीरामन,
मनमीत या मनहीरा। तोता का क्या नाम है? तो तोता का हीरामन नाम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया था। देखिए, पद्मावत में हीरामन को किसका प्रतीक माना गया है? जीवात्मा का, गुरु का, बुद्धि का, या इनमें से कोई नहीं। पद्मावत में हीरामन को किसका प्रतीक माना गया है? गुरु का प्रतीक माना गया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में परमात्मा का प्रतीक किसको माना गया है? पद्मावती को या नागमती को? बताइए। पद्मावत में परमात्मा का जो प्रतीक है वो रानी पद्मावती को माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, या इनमें से कोई नहीं। किसने भाषा का डिक्टेटर कहा था कबीरदास जी को? बिल्कुल, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे प्रसिद्ध पंक्ति हैं। ये पंक्तियाँ संत कबीरदास जी की हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि हे भाई संत, ज्ञान की आंधी आ गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, बीजक रचना है कबीरदास की, सूरदास की, तुलसीदास की? बताइए बीजक किसकी रचना है? बिल्कुल बीजक कबीरदास की रचना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें, बीजक कबीरदास की रचनाओं का संकलन है जिसे कबीर पंथ की पवित्र पुस्तक माना जाता है। ठीक है, इसमें साखी, शबद यानी पद और रामायणी 3 मुख्य भाग हैं। ठीक है, बीजक में कौन 3 मुख्य भाग हैं? साखी, शबद, रामायणी, याद रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, कबीर किस काल के कवि हैं? तो जो संत कबीरदास जी हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कबीरदास भक्ति काल के कवि थे। वे 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीरदास भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानमार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबीर का जन्म किस संवत में हुआ था? तो जो कबीरदास जी हैं इनका जो जन्म है 1456 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। कहीं कहीं आपको 1455 देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ईस्वी पूछेगा तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, लास्ट तक सारे क्वेश्चन देख करके जाइएगा। आप लोग आधा अधूरा देखते हैं, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होती है एग्जाम्स में। ठीक है, चले, कबीर की गणना किस कोटि के कवियों में की जाती है? तो कबीरदास जी की गणना ज्ञान मार्गी कवियों में की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। पूछेगा कि कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने कब संपादित किया था? 1928 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, सतगुरु समांग को सगा में समांग का अर्थ है? तो देखें, सतगुरु समांग में सतगुरु समांग को सगा, इसमें जो समांग है ये इसका अर्थ है समान। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, ये एक दोहा है, कह कबीर भीतरी विद्या सतगुरु के हथियार। और इसमें जो हथियार है इसका क्या अभिप्राय है? ज्ञान, अज्ञान, माया या अवचेतन? तो इसमें जो हथियार है वो ज्ञान का यहाँ पे अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, निजी थे गोविंद विदुटे तिनके कौड़ हवाल में गोविंद का अर्थ है। इसमें जो गोविंद है इसका क्या अर्थ है? कौन, उनके, आत्मा या ईश्वर? तो इसमें जो गोविंद है, गोविंद ईश्वर को कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। गोविंद देखें, जो पांडवों की पत्नी थी पांचाली, वो भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहती थी। ठीक है, और जो अर्जुन राजकुमार थे वो माधव कहते थे श्री कृष्ण को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, देखें, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा के जो प्रथम कवि हैं वो हैं
कबीरदास। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो जो कबीरदास जी हैं ये ज्ञान काव्य धारा के कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है आपसे अलख अरूप आवरण, ठीक है सॉरी, अलख अरूप आवरण सो करता। इसमें जो अलख है, ठीक है, इसमें जो अलख है वो कहा गया है, तो अलख ईश्वर को कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खोम्पा छोरी केस मुकलाई में जायसी ने वर्णन किया है। खोम्पा छोरी केस मुकलाई में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं इन्होंने बालों का वर्णन किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें खोम्पा छोरी केस मुकलाई में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती के केसों की सुंदरता और उनके खोपड़ी यानी उनका जो मांग है, ठीक है, उनसे उतरने के बाद उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है आपसे। इसमें पूछा गया है जायसी आलोचना ग्रंथ के लेखक है, यानी जो जायसी यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक आलोचना ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी या फिर विजय नारायण शाही या इनमें से कोई नहीं। जायसी जो आलोचना ग्रंथ है इसके लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद्मावत में कुल खंड है। पद्मावत में कुल आपके 33 खंड है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पद्मावत की कथा का आधार है। तो पद्मावत की जो कथा है इसका आधार चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कथा है, लोक प्रचलित कहानी है और सुग्गा की कथा है। ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कबडक के कवि कौन है? कबडक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें कबीर साहित्य के आलोचक हैं। कबीर साहित्य ये एक साहित्य है कबीर साहित्य, और इसके आलोचक कौन है भैया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल या फिर सभी हैं? बताइए। बिल्कुल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर साहित्य के आलोचक हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखे पूछा गया है कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं? राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली ये सभी शब्द हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें कबीर की भाषा जिसे सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, तो कबीर की भाषा में विभिन्न बोलियों के शब्द हैं जिनमें राजस्थानी है, ब्रजभाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, पंजाबी है और हरियाणवी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें दुल्हन गावहु मंगल चार किसकी रचना है? तो ये रचना है कबीरदास जी की। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। दुल्हन गावहु मंगल चार कबीरदास जी के पद का एक अंश है जिसका अर्थ है दुल्हन मंगल गीत गाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे पूछा गया है बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए बड़े धरी बैठे आए किसकी पदावली है? तो ये जो पदावली है वो कबीरदास जी की है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। इस पदावली में कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी सुंदरी बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद अपने प्रियतम यानी ईश्वर से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अचंभा देख रे भाई ठाड़ा सिंह धरा गाई किसकी रचना है? ये जो रचना है ये कबीरदास जी की रचना है। और इस रचना में ये क्या कह रहे हैं ध्यान से देखेंगे। इस पद में कबीर कहते हैं कि उन्होंने एक अजूबा देखा है जहां उल्टा काम हो रहा है, जैसे कि एक मोटा आदमी गाय चरा रहा है। कबीर के इस पद का आध्यात्मिक अर्थ है जो सांसारिक भ्रम और दिखावा के खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कबीरदास की जोड़ी का संग्रह है गीतिका, बीजक, साहित्य दीपक या दोहावली। इन चारों में से कौन कबीरदास की जोड़ी का संग्रह है? तो इसमें जोड़ी का संग्रह बीजक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। कबीर किस धारा के कवि हैं? सगुण धारा के, निर्गुण धारा के, रीति मुक्त धारा के या वैष्णव धारा के? कबीरदास जी किस धारा के कवि हैं?
कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा, यज्ञ, गृह सेवा, व्रत उपवास या मूर्ति पूजा? कबीरदास के अनुसार सच्ची भक्ति मानव सेवा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, संत कबीर जी ने ईश्वर के कौन से स्वरूप को बताए हैं? तो संत कबीर जी ने ईश्वर के एक रूप को बताए हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चरण कमल बंदव हरिराई पक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? चरण कमल बंदव हरिराई, इसमें चरण की तुलना कमल से की जा रही है, तो रूपक अलंकार है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है ये। चरण कमल बंदव हरिराई पक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ चरणों को कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दर्शाने का एक उदाहरण है, ठीक है। अन्य अलंकारों में जैसे उपमा अलंकार आ गया, तो अब क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? देखिए, उपमा अलंकार में जहाँ दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। चलें, अब परीक्षा में आएगा तो आप उम्मीद है भूलेंगे नहीं, ठीक है, अच्छे से हल कर पाएंगे पेपर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का प्रकृति वर्णन कितने रूपों में है? 4 रूपों में है, ठीक है। सूरदास ने प्रकृति का वर्णन मुख्यतः ब्रजभूमि के संदर्भ में किया है, जहाँ वे कृष्ण की लीलाओं को चित्रित करते हैं। प्रकृति के विभिन्न रूपों जैसे वन, नदी, पशु पक्षी, ऋतुओं आदि को सजीव और मनोहर ढंग से प्रस्तुत करते हैं सूरदास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पूर्व कांड है, यानी रामचरितमानस में एक अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड के पूर्व कौन सा कांड है? तो बाल कांड है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास कवि हैं वात्सल्य के कवि हैं, श्रृंगार के, या फिर दोनों के? तो सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार दोनों के कवि हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, बूझत श्याम कौन तू गोरी काव्य पंक्ति के रचयिता हैं? तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता गोस्वामी सूरदास जी हैं, ठीक है, कवि सूरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसमें क्या कहते हैं, जो श्री कृष्ण है राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सूरदास की काव्य भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा या मैथिली? सूरदास की जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकाए हैं में जोग का अर्थ है? तो जोग का अर्थ है इसमें योग, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में आपके ठगौरी का भी अर्थ पूछा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सारे क्वेश्चनों को। देखिए भ्रमर गीत सार के संपादक हैं, भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जोग ठगौरी ब्रज न बिकाए हैं में ठगौरी का अर्थ है, ठगौरी का अर्थ है ठगाई से भरा सौदा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरदास प्रभु गुणहि छाडिके को निर्गुण निर्भय हैं में भावार्थ है, क्या भावार्थ है? तो इसका भावार्थ है, गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सूरदास प्रभु गुणहि छाडिके को निर्गुण निर्भय हैं, इसमें भावार्थ है, ठीक है, गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित हैं? आदिकाल से, भक्ति काल से, रीति काल से या आधुनिक काल से? सूरदास किस काल से संबंधित है? सूरदास भक्ति काल से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो सूरदास हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा से संबंधित है? सूरदास भक्ति काल की, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कृष्ण काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना गया है? कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक सूरदास जी को माना गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 53 का। क्यों? ध्यान से देखिएगा, सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचना सूर सागर कृष्ण लीला का विशद वर्णन करती है। हालांकि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, लेकिन कृष्ण काव्य धारा को साहित्यिक रूप से प्रसिद्ध करने का श्रेय सूरदास को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। प्रसिद्ध कथन है। ये स्टेटमेंट दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोकुल सबय गोपाल उपासी जोग अंग साधन जे उधो ते सब बसत ईसपुर काशी। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां हैं सूरदास जी की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें माया कबहीं बढ़ेगी चोटी कितिक बार माही दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सूरदास की हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन देखें, सूरदास किस परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो जो सूरदास जी हैं ये कृष्ण काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूरदास के गुरु का नाम है? सूरदास जी के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे? सूरदास वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, सूरदास वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, जो वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुष्टि मार्ग का जहाज निम्न में से किसे कहा जाता है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरदास का काव्य किस दर्शन से प्रभावित है? सूरदास का जो काव्य है वो शुद्धता द्वैत के वजह से प्रभावित है। ठीक है, सूरदास का काव्य मुख्य रूप से वल्लभाचार्य के शुद्धता द्वैत दर्शन और पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजा शिव सिंह किसके बाल सखा थे? राजा शिव सिंह किसके बाल सखा थे भैया? ये विद्यापति के बाल सखा थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, कवि विद्यापति किस प्रदेश के हैं? कवि जो विद्यापति हैं वो मिथिला प्रदेश के हैं। ठीक है, कवि विद्यापति बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र से थे और उनका जन्म बिस्फी गांव में हुआ था, जो अब मधुबनी जिले में है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें विद्यापति के पिता का नाम था? विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें नंदक नंदन कदम्बम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजनाओ किसकी रचना है? ये जो रचना है विद्यापति की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विद्यापति किस कालखंड के कवि हैं? तो जो विद्यापति हैं ये आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 66 का। विद्यापति को हिंदी साहित्य के आदिकाल का कवि माना जाता है और वे मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत में रचना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचना की? विद्यापति ने मैथिली, संस्कृत और अवहट्ट ये तीनों काव्य में रचनाएं की थी इन्होंने। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यापति ने किस प्रकार की भक्ति की है? विद्यापति ने बहुदेव उपासना की भक्ति की है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें विद्यापति किस तरह के कवि हैं। विद्यापति भक्ति और श्रृंगारी दोनों प्रकार के कवि हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट इसी तरह से किया कीजिए, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, मॉडल पेपर हो, चाहे वो महासंग्राम रिवीजन क्लास हो, सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक पर आते हैं। विद्यापति की पदावली में कौन से विषय वर्णित हैं। तो श्रृंगार और भक्ति दो विषय वर्णित है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे आपके, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्यापति पदावली के श्रृंगार रस का आलंबन कौन है। तो राधा और कृष्ण दोनों हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 71 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप लोग अपनी राय रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।